नमस्कार, मैं अबरार खान, भारत न्यूज़ 24 से। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश पाठक साहब के साथ, क्योंकि आज नमस्कार डॉक्टर साहब, क्योंकि आज के समय में बहुत बड़ा इशारा कर रही है आज की राजनीति। जिस तरह से हम लोग मणिपुर के मामले को लेकर संसद भवन में देख रहे हैं और जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया है। डॉक्टर साहब, इस पे आप क्या सोचते हैं और इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अबरार जी। देखिए, जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है वो इसी के लिए है कि संसद जनता के प्रति जवाबदेह होती है, संसद के प्रति सरकार और कैबिनेट जवाबदेह होती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद है 75(3) 75(3). वो ये कहता है कि जो कैबिनेट है और जो सरकार है उसकी जवाबदेही संसद के प्रति है। हर तरह की परंपरा और प्रावधान है कि संसद में जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। संसद है ही इसी के लिए। उसका जो विधायी काम है वो विधेयक बनाना, कानून बनाना उसका काम है। बाकी देश और लोगों की सुख दुख की बात, जन समस्याएं, बड़े राष्ट्रीय विषय, अंतर्राष्ट्रीय विषय, अगर देश की सुरक्षा से संबंधित तो अंतर्राष्ट्रीय भी हो जाता है, उन पर हम संसद में बात करेंगे। परंपरा ये भी है कि संसद कम से कम प्रतिदिन 7 घंटे चलना चाहिए, ये बाकायदा परंपरा है। लेकिन पिछले कई सालों से धीरे धीरे हमारी संसद का, हमारी लोकसभा और राज्यसभा का जिस तरह अधोपतन हो रहा है, जिस तरह चर्चा कम हो रही है, शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही, विपक्ष सरकार से सवाल करना चाहता है, सरकार जवाब नहीं देती। हो ये रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी होती, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती सदन को चलाना, और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और विपक्ष के ऊपर ये आरोप जड़ रहा है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा या लोकसभा नहीं चलने दे रहा। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। जी जी, कल ही देखिए, कल ही सदन में राजनाथ सिंह जी ने भी अपना बयान दिया और लोकसभा स्पीकर स्वयं ये कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, सरकार तैयार है। ये किस तरह की स्थिति दिख रही है आपको? ये देखिए, इसमें एक थोड़ा सा नियमों का पचड़ा है, पेंच है उसमें। सत्ता पक्ष ये चाहता है कि वो नियम 167 है शायद, उसमें बहस कराना चाहता है, जिसमें सिर्फ 2.5 घंटे का एक समय निर्धारित होगा, उसमें सत्ता और विपक्ष सब मिलकर बात कर लें। जबकि विपक्ष चाहता है 267 में, जिसमें अनिश्चित काल के अनिश्चित समय तक बात हो सकती है, विपक्ष अपनी पूरी बात रख सकता है, प्रधानमंत्री को, फिर नेता सदन प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें जवाब देना होगा। लेकिन जवाब के लिए कौन सामने आ रहा है? गृहमंत्री। गृहमंत्री कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अरे भाई, गृहमंत्री तो नेता सदन नहीं है, नेता सदन प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री नेता सदन होता है, उससे जवाब देना है। वो तो कहीं सीन में आ ही नहीं रहे हैं, वे तो जवाब देने को तैयार ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े विषय से जो लोग भी संबद्ध हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि ये बहस हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री उत्तर दें। एक राज्य जल रहा है 3 महीने से, 80 दिनों से ऊपर हो चुके हैं अब तक तो, लेकिन प्रधानमंत्री सदन के दरवाजे पे खड़े होकर 36 सेकंड तो बोल सकते हैं, सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर पर। लेकिन सदन के भीतर जो देश का सबसे बड़ा मंच है, जो सबसे बड़ी पंचायत है, वहां बोलने को तैयार नहीं है। मुझे एक बात बड़ी मजेदार लगी और अच्छी भी लगी कि कल विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, सबने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री को दिक्कत हो रही है बोलने में तो टेलीप्रॉम्प्टर लगवा लें सदन में, उस पर देखकर बोल दें। ये कितना बड़ा कटाक्ष है अबरार जी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाता। ये कटाक्ष और पूरी दुनिया जानती है वे नहीं बोल पाते। हमने अमेरिका में भी देखा। जरा सा धन्यवाद देना था उन्हें, दुबई के शेख को, सऊदी अरब के या दुबई के शेख, तो उन्होंने डायरी में से अपने गोद में एक डायरी रखे हुए थे, उसमें से पढ़ करके उन्होंने पढ़कर धन्यवाद। तो जो व्यक्ति एक धन्यवाद ज्ञापन बिना पढ़े नहीं दे सकता, वो संसद में इतने बड़े मसले पर क्या जवाब देगा? तो मैं भी इस बात में अपनी सहमति दर्ज कराता हूं कि चलिए संसद में भी टेलीप्रॉम्प्टर लगवा लीजिए, वरना
वरना लिखित में डॉक्यूमेंट्स होते हैं सामने, आप कागज में रखकर बोलिए, लिखित भाषण पढ़िए, कोई ऐतराज नहीं है। उसमें आपको दिक्कत हो रही तो टीपी लगवा ले, लेकिन देश को ये जवाब तो दे कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार, वहां पर जो सरकार है बीजेपी की, उसकी संलिप्तता पाई गई है। बीजेपी का विधायक कह रहा है कि राज्य आश्रित, राज्य संरक्षित हिंसा है ये। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और फिर भी प्रधानमंत्री मौन है। ये बहुत खतरनाक संकेत है विराट जी। जी, इसमें डॉक्टर साहब देखने को ये मिल रहा है, तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के मैसेज मणिपुर की जनता स्वयं वीडियो बना करके वायरल कर रही है, गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री जी से भी और हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी से भी। तो ऐसी स्थिति क्या पैदा हो गई है कि प्रधानमंत्री जी, चलिए वो अपनी राजनीतिक कारणों की वजह से कोई बात को नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन क्या देश के राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी को इस पर कुछ अपनी बात रखनी चाहिए? क्या उनकी बात उनको सुननी चाहिए? इस पे कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री की भूमिका पर आपने कहा कि मजबूरी के कारण नहीं बोल पा रहे। क्या मजबूरी हो सकती है एक प्रधानमंत्री की? इस महादेश ने, इस देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना है, उनकी जिम्मेदारी है, वे हमारे देश के हेड ऑफ नेशन है, हमारे कार्यपालक प्रमुख हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी है देश के अंदर। तो उन्हें अपने अपील तो करनी चाहिए अपने शब्दों में। इसमें कौन सा राजनीतिक व्यवधान आ जाएगा? कौन उनको रोक रहा है कि वे एक अपील ना कर दें उस राज्य के लोगों से, एक दिन टेलीविजन पर आए? उन्हें तो बहुत शौक है ना राष्ट्र के नाम संबोधन देने का। अपने प्रिय समय 8 बजे आए, नोटबंदी के लिए 8 बजे आ सकते हैं, किसी भी चीज के लिए 8 बजे आ सकते हैं, तो एक जलते हुए राज्य की आग बुझाने के लिए वे टेलीविजन पर क्यों नहीं आ रहे? ऐसा नहीं है कि इस देश में इससे पहले ऐसी कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। पीवी नरसिंह राव ने मणिपुर की सरकार बर्खास्त की थी 1993 में। राजकुमार दोरेंद्र सिंह वहां मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार बर्खास्त हुई थी। इससे पहले भी ऐसी घटनाओं में कार्रवाइयां हुई हैं। तो प्रधानमंत्री की भूमिका तो ये है कि वे खामोश हैं, या शायद ये सब उनके विचारधारा परिवार की मर्जी से ही हो रहा है और उन्हें इसमें अपना हित दिखाई दे रहा होगा, इसलिए खामोश है। अब आपका प्रश्न है राष्ट्रपति को लेकर। ये सचमुच में बहुत चिंताजनक बात है कि राष्ट्रपति एक महिला है, आदिवासी है, इसके बावजूद वे खामोश हैं, मौन है। कोई संवैधानिक प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि राष्ट्रपति अपील नहीं कर सकती। एक लाइन का एक प्रेस नोट राष्ट्रपति भवन जारी कर दे कि राष्ट्रपति ने मणिपुर की दशा पर चिंता जताई है और वहां के लोगों से शांति बहाल करने की अपील की है। इसमें कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया या राष्ट्रपति के पद की गरिमा कोई कम हो रही है, कोई प्रोटोकॉल टूट रहा है? क्या होता है प्रोटोकॉल? सरकारी कायदे कानून इंसानियत से ऊपर तो नहीं हो सकते ना। वहां इंसानियत शर्मसार हो रही है, महिलाओं पर अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं, पाशविक अत्याचार हो रहे हैं, बर्बरता बरती जा रही है। और एक महिला राष्ट्रपति अपने देश की दूसरी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ एक अपील नहीं कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता एक पत्रकार के नाते इसमें कौन सी संवैधानिक बाध्यता है, कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सी ब्लू बुक है जो उन्हें रोक रही है? उन्हें बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग विपक्षी दलों की सरकार में होने वाले अत्याचार हर जगह होते हैं और उसको मणिपुर के अत्याचार से जिस तरह से वो कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी आपने देखा कल पूरी रात विपक्षी दलों के सांसद गांधी प्रतिमा के पास बैठ के अनशन पे बराबर बने रहे और इस तरह से उसको वो कनेक्ट करना चाहते हैं। उधर ही आपने मनोज तिवारी जी का बयान देखा, अमर्यादित बयान एक सांसद द्वारा देना, ये कितना वो है? देखिए अबरार जी, ये जो प्रधानमंत्री ने उस दिन संसद के दरवाजे पर कहा, वो अपने ट्रोल आर्मी और अपने पूरे राजनीतिक दल, अपनी पूरी सोशल मीडिया की जो उनकी सेना है उसके लिए संदेश था। उन्होंने संदेश दिया था कि मणिपुर के बराबर दूसरे पलड़े में, तराजू के दूसरे हिस्से में छत्तीसगढ़ और राजस्थान को रखो तुम लोग, इससे बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या सचमुच में राजस्थान या छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो रहा है जो मणिपुर में हो रहा है? क्या उससे उसकी तुलना हो सकती है? क्या राजस्थान या छत्तीसगढ़ 78 दिन से 79 दिन से जल रहे हैं? क्या हजारों लोग वहां बेघर हैं? क्या हजारों लोगों के घर जलाए गए हैं?
क्या महिलाओं की इस तरह से नग्न परेड निकाली गई है? ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ। जो इंडिविजुअल क्राइम हुए हैं, राजस्थान में जो अपराध हुआ, सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, आरोपी पकड़ लिए गए। और सबसे मजेदार बात यह है कि आरोपी सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, जी जी यानी बीजेपी के जी, साथ जुड़े हुए हैं। उनको छत्तीसगढ़ सजा में भी हो जब जब गई। जो अपराध होता, उनको उनको गिरफ्तार नहीं, सजा भी नहीं हुई होगी, गिरफ्तारी हुई है, अभी तो जेल भेजा गया है उनको। अभी जो अच्छा घटना अच्छा। हुई थी, जो किसी विश्वविद्यालय परिसर में हुई थी, उसमें जी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। अभी 10 दिन पुरानी घटना है। लेकिन जी प्रधानमंत्री जी। उसकी तुलना एक ऐसे राज्य से कर रहे हैं जहां पर नस्लीय हिंसा हो रही है, वर्गीय हिंसा हो रही है, कि दो समुदाय हम्म आपस में बंकर बनाए हुए हैं। 6 लाख हम्म। कारतूस लूट लिए गए हैं, हजारों इंसास और ऑटोमेटिक राइफलें लूट ली गई हैं। उनके साथ, उन खतरनाक हथियारों के साथ दो समुदाय आमने सामने हैं, बंकर बना रखे हैं आमने सामने, जैसे सिविल वॉर चल रहा हो, गृह युद्ध चल रहा हो। उससे तुलना करके सरकार और सरकार का समर्थक तबका सिर्फ मणिपुर के की घटनाक्रम को हल्का करना चाहता है। अब आपने कहा विपक्ष के लोग धरने पर रात भर बैठे हुए हैं। इस देश में विपक्ष की आवाज अब नहीं सुनी जा रही। जिस देश में सत्ता ने जनता की आवाज सुनना बंद कर दिया हो, उसी जनता के नुमाइंदे तो विपक्ष के लोग हैं। ये जो सांसद जी बैठे हैं जी। रात भर, ये हमारे आपके ही नुमाइंदे हैं ना। और लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष बराबर का स्थान होता है। यद्यपि सत्ता से तो ज्यादा सुना जाना आपको, चाहिए विपक्ष को। जी आपको और ऐसा नहीं मनोज लगता तिवारी कि, का बयान, अबरार, मनोज तिवारी के बयान पर मैं कह दूं, इससे ज्यादा निर्लज्ज कोई बयान हो नहीं सकता। एक पूरे के पूरे विपक्ष को, जिस विपक्ष को देश ने 2019 में कम से कम सत्ता पक्ष से ज्यादा वोट दिए थे, अगर कुल मिलाकर जोड़ा जाए तो 12 जी करोड़ जी वोट कांग्रेस को मिले थे, 13 करोड़ बाकी विपक्षी दलों को मिले थे, 25 करोड़ बीजेपी को, 22 करोड़ वोट मिले थे। यानी 25 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों को आप नामर्द कह रहे हैं, हम्म। देश की आधी जनता को आप नामर्द कह रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्म बयान कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मनोज तिवारी जिस पार्टी से सांसद हैं, उस पार्टी के सिरमौर माननीय नरेंद्र मोदी के बयान भी कौन से इससे बेहतर रहेगा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, न जाने क्या क्या, बहुत लंबी सूची है, कहां तक उसको दोहराएं। तो उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए शालीनता की। जी अवराज। आपको ऐसा लगता है कि क्या राहुल गांधी जी ने एक नई दिशा, राजनीति को नया दशा देने की कोशिश और विपक्षी दलों का मनोबल बढ़ाने की एक ऐसी कोशिश की है जिसकी वजह से आज विपक्षी दल उनके द्वारा जो प्रेशर, ईडी सीबीआई इनके द्वारा देते हैं, कहीं वो चीज अब उनके मनों से, उनके दिल से उसका भय अब हट गया है, अब वो वाकई मजबूती से सरकार से लड़ पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हमें यह मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने भारत की राजनीति में परिवर्तन तो लाने की कोशिश की ही है। उनका जो लगातार एक घोष वाक्य जिसको कहना चाहिए, डरो मत, जी उनके कांग्रेस के तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे हम देखते हैं राहुल गांधी की फोटो के साथ, डरो मत। ये जो डर दूर किया है राहुल गांधी ने सत्ता का, खास तौर से 4,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने हर मौके पर यह बताया कि सत्ता से डरने की जरूरत नहीं है। ये सत्ता में बैठे लोग तो खुद डरपोक हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया था अबरार? उन्होंने अंग्रेज सत्ता का जो डर था, जो खौफ था जनता के बीच में, उसे दूर करने की कोशिश की थी और देश को आजादी की राह पर लेकर आए। वरना अगर वो डर दूर नहीं होता तो पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम में नहीं कूदता। आज राहुल हम्म। गांधी ने अपनी लड़ाई से, चाहे उनकी व्यक्तिगत लड़ाई हो, चाहे उनकी अयोग्यता का प्रश्न हो, ईडी ने उन्हें तलब किया, समन किया, 9-9 घंटे उनसे पूछताछ हुई, 18-18 घंटे पूछताछ हुई, वे निडर होकर उसका सामना कर रहे हैं। तो देश को उन्होंने यह संदेश दिया कि एक तो डरो मत इन लोगों से। फिर दूसरा संदेश उन्होंने दिया, उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने, कि ऐसे समय में जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो, सब लोग एकजुट हो जाओ, मिलजुल कर लड़ो इस लड़ाई को। अकेले कांग्रेस के बस की बात नहीं है ये लड़ाई। और जी हम देख रहे हैं विपक्षी एकता के लिए 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। तो सत्ता पक्ष को अब ये समझ में आ ही रहा होगा कि राहुल गांधी अब विकल्पहीन हो चुके हैं। भारत की राजनीति में राहुल गांधी के बिना अब भारत की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प है या नहीं, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन भविष्य के लिए वह चुनौती तो बन ही चुके हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए। जी जी। अवराज। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं राहुल गांधी जी ने अपने इस राजनीतिक सफर में पिछले 2 वर्षों में जिस तरह
और जिस लाइन पर राजनीति की है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके चेहरे को धूमिल करने का काम किया है। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है, जैसा कि ऑर्गेनाइजर ने भी इस बारे में कहा था। तो अब जी भारतीय जनता पार्टी किस लीग पे चलेगी? देखिए, ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि अब नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व, सिर्फ इन दो नारों पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। हाँ। तो एक तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों अब ये मानने लगे हैं कि ब्रांड नरेंद्र मोदी अब दरक चुका है, उसमें बड़ी दरारें आ चुकी हैं। वो जो माइटी हिमालयन मैन वाली उनकी जो छवि थी, वो आदम कद होती जा रही है, उसका कद छोटा होता जा रहा है। दूसरा मुद्दा उनका हिंदुत्व का है। मुझे ऐसा लगता है, भले संघ ने ऑर्गेनाइजर में ये लिखवा लिया हो कि अकेले हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन बीजेपी और संघ 2024 आते आते अपने इसी ढर्रे पर लौटेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, कर्नाटक की हार के दिन भी मैंने कहा था, कम से कम 7 चैनलों पर मैंने ये बात कही थी। लोगों ने ये पूछा था कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब अपनी रणनीति बदलेगी, अपनी राजनीतिक शैली बदलेगी? मैंने तब भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, संघ और बीजेपी के पास कट्टर हिंदुत्व के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपनी सांप्रदायिक राजनीति के रास्ते को वे नहीं छोड़ेंगे। 2024 से पहले ये घृणा की राजनीति और ज्यादा तेज होगी और ज्यादा गहरी होगी, ऐसा मेरा मानना। उसमें चाहे वो ज्ञान वापी का मसला सामने ले आए, चाहे मंदिर के उद्घाटन का मामला सामने ले आए, तब तक बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी 2024 में उनकी ऐसी योजना है। या देश भर में छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जिस तरह सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे इसी रास्ते पर चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें ये नहीं दिखता, हम लोग को बहुत ज्यादा ये देखने की जरूरत पड़ती है कि विश्व स्तर पर जिस तरह से देश की बदनामी भारतीय जनता पार्टी या उनके आनुवांशिक संगठन के कार्यों के वजह से, जैसा कि यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव को लेकर के हुआ, फिर अमेरिका में हुआ, उसके पहले इटली में हुआ, तो ये सारी चीजें, इटली बोल रहा हूँ, फ्रांस में, तो ये सारी चीजें क्या विश्व स्तर पर बदनामी का सबब बन रही हैं, और इन सब को नकार के फिर भी ये उस रास्ते पे चलेंगे? देखिए, इस तरह की जो फांसीवादी ताकतें हैं ना, ये अपने चरम पर पहुंचे बिना लौटती नहीं है अपने रास्ते से। अभी चरम नहीं आया है अबरार मियां, अभी तो और इससे ज्यादा इन लोगों के जुल्म सितम इस देश को सहना है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बदनामी का सवाल है, देश की बदनामी तो हो ही रही है लगातार। आपने यूरोपियन यूनियन की बात कही, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात हो चुकी है, हमारे यहाँ हो रही है सांप्रदायिक राजनीति पर। दुनिया के जितने ऐसे संगठन हैं जो मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं, वे सब हमारे ऊपर नजर रखे हैं। सब देख रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमान, ईसाई, आदिवासी, दलित, इन सब के खिलाफ जो जुल्म सितम हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जिस दिन ऑस्ट्रेलिया में है, उस दिन वो गुजरात फाइल्स वहां दिखाई जा रही है। जिस दिन वो फ्रांस में है, उस दिन वहां दिखाई जा रही है वो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है। अमेरिका में दिखाई गई। अमेरिका में जिस दिन वे राष्ट्रपति के साथ बात कर रहे हैं, उस दिन अमेरिका की सड़कों पर ऐसे ऐसे ट्रक निकल रहे हैं जिन पर होर्डिंग लगे हुए हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों पर शासकीय संरक्षण में होने वाली हिंसा की बात हो रही है। खुद प्रधानमंत्री अपने भाषणों से दुनिया भर में देश की बदनामी करते रहे। जैसे उनका वो जो बहुचर्चित भाषण है कि 2014 से पहले लोग सोचते थे कौन सा पाप किया जो भारत में जन्म लिया, किस पाप का फल है। इससे ज्यादा कोई बदनामी कर सकता अपने देश की, जो स्वयं प्रधानमंत्री ने की है। तो मुझे लगता है वे इस बात की चिंता करते तो हैं, उन्हें डर तो लगता है। जैसे वो नूपुर शर्मा वाले मामले में जब कतर और अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, कतर इतना सा देश है, हमारे एक जिले के बराबर का, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार घुटनों पे आ गई। अबरार खान साहब, माफी मांगनी पड़ी। लिखित में हमारे राजदूत ने जवाब दिया कि हम तो एक सेक्युलर कंट्री है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और उनके समर्थक यहाँ सेक्युलरिज्म को गाली बताते हैं, गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम सबको गाली देते हैं कि ये सेक्युलर है। तो ये सरकार के मुखिया, सरकार के सारे नुमाइंदे देश की छवि को दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं, बट्टा लगा रहे हैं। डंका नहीं बज रहा है, इनका डंका फट चुका है, इनका ढोल फट चुका है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत में क्या हो रहा है। और अब देखिए, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, ये दुनिया एक छोटा सा गांव है,
इंटरनेट ने इस पूरी दुनिया को, इस धरती को एक छोटी सी चौपाल में बदल दिया है। हम और आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं, आप जब इस इंटरव्यू को ऑन एयर करेंगे, दुनिया का कौन सा कोना होगा जहां आपको अबरार खान साहब को नहीं देखा जा सकेगा? कौन सी ऐसी घटनाएं जो दुनिया को नहीं मालूम पड़ती है? मणिपुर में अगर महिलाओं पर जुल्म हुआ, क्या दुनिया का कोई कोना होगा जहां लोगों को नहीं पता होगा? मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दी बीजेपी नेता ने, दुनिया के किस कोने से छुपा रहा? तो आज की तारीख में भारत में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। किसी राहुल गांधी को बताने की जरूरत नहीं है इंग्लैंड अमेरिका जाके, किसी विपक्ष के नेता को बताने की जरूरत नहीं कि भारत में अत्याचार हो रहा है। सारी दुनिया जानती है इंटरनेट के माध्यम से। तो हमारा देश लगातार अंतरराष्ट्रीय राजनय में पिछड़ रहा है। हमारी जो डिप्लोमेसी है उसमें हम अपने पड़ोसियों को खो चुके हैं धीरे धीरे, अपने आसपास जितने थे। और प्रधानमंत्री, सत्ताधारी दल, विचारधारा, उनकी कथनी करनी से पूरी दुनिया में इस महान राष्ट्र का असम्मान हो रहा है, हमारी बदनामी हो रही है अबरार जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आज के समय में जो जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उस गोदी मीडिया ने देश की बदनामी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और जो मुख्य धारा की जो पत्रकारिता होती है उसको भी शर्मसार किया है। अगर वो मुख्य धारा की पत्रकारिता करते तो निश्चित रूप से कम देश के लोगों को वो अवेयर कर पाते कि देश में क्या घटित हो रहा है और देश की जनता को कैसा निर्णय लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत सभी शुक्रिया। साथियों का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद।